नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए, मैं आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को नवरात्रि और जीएसटी सुधारों को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। कल से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव बताया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जाने अनजाने में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई हैं। हमारी जेब में कंघी देसी है कि विदेशी है, हमें पता ही नहीं है। अब हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। हमें वो चीज खरीदनी होगी जो भारत में बनी हो, जिससे हमारे देश की बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें देश के घरों को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हमें आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। जो देश के लोगों की जरूरतें हैं, जो हम देश में बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। जीएसटी की दरें कम होने से, नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनाने से हमारे एमएसएमई, हमारे लघु कुटीर उद्योग को बहुत फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में सबका त्योहार बहुत अच्छा मनता हुआ नजर आएगा, मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ने जा रही हैं। मैं अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों और बचत उत्सव के लिए देश भर के लाखों परिवारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। यह सुधार भारत की विकास गाथा को गति देगा, व्यापार को सरल बनाएगा, निवेश को और ज्यादा आकर्षक भी बनाएगा। विकास की दौड़ में हर राज्य को बराबर का भागीदार बनाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए आज के अपने 20 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और क्या कुछ अहम बातें कही हैं। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज, यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है। जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें
देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल। तो फिलहाल जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी को लगातार सुन रहे थे, उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बातें अब से कुछ देर पहले यहां पर कही गई थी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, खास मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं और उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार कल से जो बदलाव होने जा रहे हैं उससे आम जनता पर कितना असर पड़ने जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या चीज सस्ती होंगी, क्या महंगी होंगी, खास तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत चीजें होती हैं, वो किस तरीके से उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसमें बदलाव अब कल से लागू कर दिया जाएगा। ये सभी चर्चा का विषय है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तनु दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। अमित गुप्ता जी है, अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। सुरेंद्र स्वामी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तनु जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब कल से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, कई चीजों में कटौती की गई है, किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि खास तौर पर आने वाले समय में इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, आज जो विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखना चाहिए है, उसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जो न्यू जीएसटी टैक्स रिफॉर्म है, अब उसमें काफी तरीके से लोगों को राहत के अलग अलग प्रावधान, अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग छूटें दी गई हैं। ऐसे में उससे जनता पर टैक्स का जो बर्डन है वो पहले के मुकाबले छोटे बड़े आयामों में काफी कम हुआ है। इसके अंदर रोजमर्रा की चीजें भी, जरूरतों का भी सामान आता है और जो उद्योगपति है, उद्योग है बड़े, उनको भी इसमें कहीं ना कहीं छूट मिलती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक जिसे प्रधानमंत्री जी बताना चाह रहे हैं। और इसे देखिए, एक सबसे बड़ा शब्द जो कहा है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, ये आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे कि हर युवा जो बड़ा आने वाले समय में अपने देश में योगदान देगा, उस पर टैक्स के बर्डन को भी एक लिमिटेड रखा जाएगा और उस तरीके से ही नए आयाम भारत में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण जो सुझाव है वो भी लिए गए थे और उसके हिसाब से इसमें बदलाव हो रहे हैं। अमित गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अमित जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो स्थिति अब कैसे परिवर्तित होगी? क्योंकि देखिए, चाहे घी की बात करें, मक्खन की बात करें, पनीर की बात करें, साबुन, कंघी से लेकर हर एक चीज में काफी कुछ बचत होने वाली है। आम जनता पर इसका क्या असर होगा? धन्यवाद प्रद्युमन जी। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो जीएसटी रेट्स में कट किया गया है, इसको हम अगर एनालाइज करें तो दो मेजर इसमें कंपोनेंट है। पहला कि देश में इस रेट कट से कंजम्पशन इंक्रीज होगा। अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है रेट कट से, तो क्या होगा कि जो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होगा। सेकंड, जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है, अभी जो ब्लैक में विदाउट जीएसटी ट्रांजैक्शन है, ब्लैक में ट्रांजैक्शन है, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी खराब होगी एंड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रोथ होगा। सेकंड, आपने कहा कि जो रोजमर्रा की चीजें सस्ती होगी, उसका बेनिफिट आम जनता को मिलेगा। आम जनता के पास कंजम्पशन की लिमिट भी इंक्रीज होगा, पैसा उनका बचेगा और वो जो पैसा बचेगा वो जनता मार्केट में जाएगी और मार्केट में जाने से कंजम्पशन इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारा 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी आने से पहले लगभग 10 से 12 प्रकार के अलग अलग तरह के टैक्स थे, जिसके कारण कारोबार भी मुश्किल था और हर स्टेट का अपने अपने वैट लॉज थे। उसके कारण जो वहाँ की जनता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई सामान सस्ता है, दूसरे स्टेट में महंगा है। एक जीएसटी के थ्रू उन सबको रेशनलाइजेशन किया गया, वन नेशन वन टैक्स की तरफ हम बढ़े। हमें पता है कि 1991 में भी एक
क्रांति आई जिसके अंदर काफी रेशनलाइजेशन किया गया, इकोनॉमी को डीकंट्रोल्ड किया गया। उसके बाद जीएसटी का एक बड़ा रिफॉर्म आया है और जो अभी 3 सितंबर की मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है माननीय मोदी जी के निर्देश के ऊपर, और ये एक नए युग की शुरुआत करेगा जिसके अंदर जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है उसको भी प्रमोशन मिलेगा, इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के अलावा अगर हम बात करते हैं तो भी बहुत सारे बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी भी लगातार बने हुए हैं, सुरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, इस तरीके से आप लगातार साफ तौर पर अमित गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि चाहे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की बात करें, आम जनता की ग्रोथ की बात करें, सब चीजों की ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। उन्होंने विस्तार से बता दिया। आपके हिसाब से क्या और चीज होनी चाहिए थी जिससे और ज्यादा फायदा मिल जाता? कुछ चीजें बची हुई हैं क्या अभी? नहीं, देखिए, जीएसटी तो रिफॉर्म तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसमें टैक्सेस हाई थे, उसको स्टेबलाइज कर रहे थे। इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो रही थी, बीच में कोरोना भी आया, उससे भी परेशानी हुई। और जब सरकार को लगा कि अब हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है, बढ़ रही है, तो पहले तो उन्होंने इनकम टैक्स में इतनी जबरदस्त जो मिडिल क्लास और उनसे नीचे के लोगों के लिए 12 लाख की सीमा करी। वो अपने आप में किसी को उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिला। और उसके बाद अब उन्होंने जीएसटी में ये रिलीफ दे दिया। अब इसका पॉलिटिकल फॉल आउट ये है कि जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ते हैं ये जी। पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले कहा कि साहब कब बदला लोगे, कब बदला लोगे, तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। फिर वो रुक गया तो ट्रम्प सरेंडर मोदी, अब ट्रम्प ही कहने लग गए मोदी मेरा दोस्त, तो वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने टैरिफ का मुद्दा उठाया तो टैरिफ के मुद्दे पे भी सारा देश को समझ में आ गया कि कहाँ है। फिर ये वोट चोरी लेकर के आ गए, फिर वोट चोरी भी खत्म हो गई। तो करते करते इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, तो फिर ये आ गए कि भाई आप नेपाल की तरह यहाँ विद्रोह करो, जैन जी जो है वो विद्रोह करे यहाँ पे, और ये वो फलाना डिमका वो। अब एक महंगाई का मुद्दा बचा था तो महंगाई भी खत्म जीएसटी के साथ वो मुद्दा भी खत्म हो गया, चीजें सस्ती हो गई। अब लोगों पे बचत होगी तो साइकिल वाला स्कूटी लेगा, स्कूटी वाला मोटरसाइकिल की तरफ सोचेगा, मोटरसाइकिल वाला कार के लिए सोचेगा। रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, लोगों को खान पान की चीजें सस्ती हैं तो और ज्यादा लेंगे, उससे अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। तो ये बेनिफिट्स तो देखिए मिला ही है। अब एक दो इश्यूज हमेशा होते हैं, कोई मखाना की बात करेगा, कोई दूसरी बात करेगा, वो सब चलता रहेगा। जब जीएसटी हाई था तो कहते थे हाई क्यों है, कम कीजिए। अब कम कर दिया तो कहते कम कर दिया तो क्या हो गया, पहले तो बहुत कमा लिया। अरे तो कमा के कोई अपने घर थोड़ी ले जाता है। सरकार जो है अपने हिसाब से भविष्य को देख के चले। अब इसके पीछे बैकग्राउंड, अब मुख्य यह है कि जब हमारी इकोनॉमी एक थ्रेशोल्ड पे आ गई है और हमको 1947 तक का जो टारगेट है जिसमें हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, और दूसरी बात यह है कि हमारे ही देश का हम प्रोडक्ट करें, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो मिनिमाइज हो। तो सारे का सारा इसी पर अब ध्यान केंद्रित है कि भाई हम आत्मनिर्भर बने। जैसे मोदी जी ने कल कहा कि भाई चिप से और शिप तक, तो सभी चीजें अब हमको बनानी पड़ेगी। अब पहले तो हमारे यहाँ कुछ बनता ही नहीं था। अब कोई कह रहे हैं जी कि आपको विदेशी, आप कह रहे हैं कि भाई अपने देश का बना स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, तो कोई कह रहा है जी आप हवाई जहाज में बैठना छोड़ दीजिए। मतलब हमारे यहाँ तो क्या है कि आदमी जैसे करंट लगता है ना बिजली का विपक्ष को, तो वैसे टूट के पड़ता है। अरे भाई जब एक सफाई अभियान शुरू हुआ था तो कोई रातों रात हुआ क्या, लेकिन आज धीरे धीरे लोगों के मन में आ गया है, बच्चों के मन में आ गया है। आपको सफाई स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सब जगह बाजार आपको लग रहे हैं लोगों का। ऐसे ही है कि हम जब अपना स्वदेशी पे जाएंगे तो धीरे धीरे स्वदेशी पे चलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो ही यहाँ पर हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, अब आपने सभी मेहमानों को सुन लिया है, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार सुरेंद्र स्वामी जी भी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचता नहीं है क्योंकि सरकार सभी चीजें यहाँ पर
साफ तौर पर उसका समाधान निकाल देती है। अब महंगाई का हल्ला होता था तो महंगाई का समाधान निकाल दिया। रोटी पराठे पे 0% जीएसटी यहाँ पर हो गई है। जो मूलभूत सुविधाएं होती है उन पर जीएसटी में बहुत कटौती हुई है। मिनरल वाटर, अगर उस पानी की बात कर लेते हैं, पहले 18% था, अब वो घटकर 5% आ गया है। फर्क और भी ऐसे ही बहुत चीजों में काफी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, मोदी जी ने लाल किले से बहुत स्पष्ट कह दिया था कि हम दीपावली के पहले 2 गिफ्ट देंगे। अभी क्या हुआ, ट्रंप ने जो 50% टैक्स लगा दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सभी पेपर लिख रहे थे, पाकिस्तान के नवाए वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट, डॉन, उन्होंने अपने उस पर लिखा। यही नहीं, विदेशी अखबार ने, टाइम्स में ने भी लिखा कि 50% टैक्स के बाद भारत की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना की इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया, ट्रंप ने लगाया तो चाइना की इकोनॉमी पर फर्क पड़ गया, मगर भारत की इकोनॉमी, अब समस्या आ गई थी कि भारत आगे चल के इकोनॉमी में बोलेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगानी। ऐसे कुछ लोग, विपक्ष के लोग और अमेरिका सोच रहा था। मोदी जी ने उनके कान के नीचे एक तगड़ा सा शॉट दे दिया है, और वो ये दे दिया है कि 4-5 चीज़ों में भारत कमज़ोर होता। एक तो टेम्परेचर भारत की इकोनॉमी का बढ़ गया था, बीमार इकोनॉमी का, उस टेम्परेचर को उन्होंने कम कर दिया। दूसरा, ट्रीटमेंट दे दिया। तीसरा, टोल टैक्स का था कि टोल टैक्स बढ़ जाए। जब भी ऐसी पोजीशन होती है टोल टैक्स बढ़ जाता और टैक्स बढ़ जाते हैं। टोल टैक्स भी नहीं बढ़ा, टोल टैक्स भी कम हुआ। वहीं पे उन्होंने और टैक्स भी कम किए। इसके अलावा आपको बताना है कि टुमारो जो था वो ऐसा लग रहा था इकोनॉमिक रूप से काफ़ी वीक हो जाए, उसको भी मजबूत। ऐसे वक्त क्या होता है कि जैसे इजराइल में हुआ था, इजराइल की इकोनॉमी कई बार डाउन हुई तो उन्होंने क्या किया, गोल्डा मायर और मोशो दयान थी उस समय, जब कई कंट्रियों पे अटैक किया ईरान ने, उसने, इजराइल ने, तो उन्होंने क्या किया, परचेजिंग पावर। इस समय मोदी जी ने जो ये दिया है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और कब से बढ़ेगी? नवदुर्गा से। फिर दशहरा में परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ती। सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग पावर हिंदू एरियो पे होती है, हिंदू आबादी में, वो दीपावली में होती है। उसके बाद एक डाउन आता, मगर इन्होंने पहले से नवरात्रि से ही शुरू कर दी। अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन आगे चल के बढ़ेगा। एकदम से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता, आगे चल के इकोनॉमी हमारी मूव कर। दूसरी आपको बताना, इसके पीछे बहुत बड़ा सस्पेंस है कि इन्होंने एमएसटी वगैरह को जो है, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को, महात्मा गांधी जी ने जो देश आज़ाद करा लिया, उन्होंने खादी का कुतली से वो करने लगे, कपड़ा बिनने लगे। एक, मगर नेहरू जी ने कभी नहीं ऐसा किया। नेहरू जी अपने कपड़े कहाँ धोने बेचते, विदेश भेजते थे। वो उससे क्या हुआ, आत्मीयता एक जुड़ी, भारतीयता मजबूत हुई, देश आज़ाद हो गया। यही चीज़ मोदी जी ने किया कि इस पे सबसे बड़ी बात आ रही है, विदेशी चीज़ों का बाइकाट शुरू हो गया है मोदी जी के भाषण के बाद। अभी मार्केट में 1 घंटे के दायरे में देखा गया, लोग लोकल चीज़ों के प्रति लोग देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया। ये यहाँ तक है कि कुछ टूथपेस्ट या उनमें ये हुआ, कोल्ड ड्रिंक ये बाहर के लोग पी नहीं रहे, इतनी जल्दी है। अगर ये हो गया तो इकोनॉमी को मेंटेन कर लेंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ, मोदी जी की एक खासियत है आपदा पे अवसर ढूंढना, और उन्होंने अवसर ढूंढ लिया। ये अमेरिका के चेहरे पे एक तमाचा है। दूसरा, जो लोग विपक्ष का विरोध कर रहे थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी जीएसटी को कांग्रेस ला रही थी, लगातार लगी थी, लागू मोदी जी ने कराया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मोदी जी ने भी उल्लेख किया, हिंदुस्तान के पेपर इस चीज़ को नहीं छापते हैं, बाहर के अधिकतर पेपरों ने छापा है कि 2014 के एडिटोरियल में छापा था कि बेंगलोर की एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको हैदराबाद सामान बेचने में 2014 से पहले कई जगह, कई शहर, कई प्रदेश तमाम टैक्स देने पड़ते थे, प्रदेश टैक्स के अलावा। तो वो यूरोप कंट्री भेजती थी, यूरोप से हैदराबाद आता था, बेंगलोर से। ये बात एडिटोरियल के वर्ल्ड के टॉप पेपरों ने छापी थी। मोदी जी को उस समय पढ़ाया गया था, मोदी जी ने आज भी उसका जिक्र किया। अब क्या पोजीशन है, अब आप बेंगलोर से कश्मीर तक भेज दीजिए, एक टैक्स, एक नेशन, कितनी बड़ी सहूलियत मिली। पहले कई तरह के टैक्स लगते थे, कश्मीर में अलग टैक्स था, मध्य प्रदेश में अलग टैक्स था, मतलब दिल्ली में टैक्स था और यूपी में अलग था। तो बहुत से लोग एक टैक्स चोरी का काम करते थे। आज टैक्स चोरी नहीं हो रही, भारत का राजस्व बढ़ा, जीएसटी। और आपको बताना, इस देश ने कोरोना जैसा महामारी झेल ली, पूरे वर्ल्ड को दिखला दिया। अब आपको बताना, इससे फायदा क्या होने वाला। 44% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, 44% अब बढ़ेगा।
और लोग देखेंगे आज से मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं। जीएसटी में आपको बता दें, यही कांग्रेस उसकी पैरोकार थी, आज कांग्रेस खामोश। आज जीएसटी के कलेक्शन की वजह वर्ल्ड में कहा जाता कुछ कंट्रियों का जितना बजट है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास जीएसटी की रिसीविंग है। कितनी बड़ी इकोनॉमी है। आज जो यूरोप हमारे यहाँ ब्रिटेन राज्य कर रहा था उससे आगे हम इकोनॉमी पे निकल गए हैं। हम जापान, और आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब हम दूसरी इकोनॉमी में या तीसरी में आने वाले हैं, चौथी पे आ गए, जबकि पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। 6 करोड़ 40 लाख लोग एमएसएमई से प्रभावित हुए। और आपको बता दें, इसी बात को पाकिस्तान में शेरी रहमान ने, वहां के विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष को माना कि भारत से देखिए, भारत ने जरा सा पानी रोक दिया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी गड़बड़ा गई थी, डैमेज हो गई थी। और इतना अमेरिका ने इतना बड़ा कर दिया, भारत के कोई असर नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो गई है। ये है पोजीशन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूती देने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर झलक भी रही है। तनुज जी लगातार बने हुए हैं। तनुज जी, जिस तरीके से अब हिंदुस्तान को मजबूत यहाँ पर करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो यहाँ पर उठाया जा रहा है। हम लोग और भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो घर की कोई आम वस्तु हो या फिर खाने पीने का सामान हो। हम कभी देखा नहीं करते थे पहले, लगभग कुछ महीनों पहले, कि ये मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन चाइना है, मेड इन अमेरिका की तरफ से ये बनी हुई चीज है या फिर कई विदेश से आ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब हम भारतीय हैं तो हम उन्हीं चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देना जो हमारे देश में बन रही हैं, उससे हमारे देश की प्रगति होगी। लेकिन विपक्ष को रास क्यों नहीं आता है? देखिए, एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो सोच हर घर में, देश के हर नागरिक के मन में एक विचार लेकर के आए, स्वदेशी अपनाने के अलावा स्वदेशी को प्रमोट भी करा। यानी सबसे पहले इंडस्ट्रीज भी प्रमोट करी, उद्योग भी प्रमोट करे, ताकि यहीं की चीजें यहीं बने और यहीं लोग उसको कंजम्पशन करें। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल उन्होंने स्वदेशी अपनाओं पे जोर दिया, बल्कि स्वदेशी उत्पादन पे भी बहुत अच्छे से कयास लगाए, अच्छा जोर दिया। इंडस्ट्रियां डेवलप हुई हैं। 2014 से 2024 के बीच में एक बहुत बड़ा उद्योग, स्वदेशी उद्योग जो है वो भारत में मजबूती के साथ स्थापित हुआ है। ऐसे में निश्चित रूप से देखिए, अगर आज आपके पास में, पहले क्या होता था, 2014 के पहले हमारे पास में कोई चीज अगर हमें खरीदना है तो उसके ऑप्शन केवल एक बाहर से आई हुई वस्तुओं के होते थे, उसमें स्वदेशी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। कई बार हम चाहकर के भी स्वदेशी सामान को खरीद ही नहीं सकते थे क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लगभग हर वस्तु स्वदेशी बन रही है, मेड इन इंडिया बन रही है। और क्योंकि वो वस्तुएं अब मेड इन इंडिया है तो अब उन्हें खरीदना और आसान हो गया है हर नागरिक के लिए, और सुलभता हो गई है, हर घर में पहुंच हो गई है। और इन सबका श्रेय, इन सबका योगदान इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो उन्होंने एक विचार, एक घर घर उस विचार को पहुंचाया, जन जन तक उस विचार को पहुंचाया, लोगों को समझाया। और आज भारत की जो, उससे ना सिर्फ इकोनॉमिक में फायदा होता है, बल्कि एक जो देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति लगाव और अपने देश के प्रति जो कृतज्ञता है वो भी जाहिर करने का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होता है। कि किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है देश में और कल से क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि कल से नई दरें जीएसटी की यहाँ पर लागू हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें सस्ती हो रही हैं, चाहे वो रोटी की बात करें, पनीर की बात करें, या फिर हम कारों तक की बात क्यों ना कर लें, उसमें भी बहुत बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले तनुज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि उत्पादन में अभी बढ़ोतरी यहां पर हुई है। 2014 से पहले हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होते थे कि मेड इन इंडिया की चीज है क्या। आज साबुन से लेकर, कार से लेकर, हर एक छोटी छोटी वस्तु भी मेड इन इंडिया में बनाई जा रही है, सरकार उसको प्रमोट कर रही है। अब इसके जो असर है वो आने वाले 5 साल बाद क्या देखने को मिलेंगे? है ना, 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, ठीक है, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले टाइम में साल भर में हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये ऐसे ही तो नहीं बन रहे हैं ना, ये इसीलिए बन रहे हैं कि हमारे देश में तरक्की हो रही है जी। हमारे देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ रही है का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
तो ये सब चीजों का एक जिसको बोलते हैं ना ट्रिगर इफेक्ट होता है हर चीज का। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई और सरकार को लगा कि अब हम थ्रेशोल्ड पे हैं और अब इसको एकदम से पुश करना है, तो पुश करने के लिए जो सभी लोग कह रहे हैं, आज शास्त्री भी कह रहे हैं, अमित जी भी यहाँ बैठे हैं, तनुज जी भी कह रहे हैं, पत्रकार महोदय भी कह रहे हैं कि भाई जब चीजें सस्ती होंगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप ज्यादा खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, अब एक एक ट्रैक्टर पे 50-50 हजार रुपया कम हो जाएगा। आप सोचिए कोई छोटी रकम है ये। कारों पे भी 40-50 हजार रुपए कम हो जाएंगे, स्कूटियों पे 15-16 हजार रुपए कम हो रहे हैं, मोटरसाइकिल पे 20 हजार रुपए का फर्क लोगों को पड़ रहा है। ऐसे जो भी आजकल हर आदमी अपना स्टैंडर्ड चाहता है, जो टीवी है, एसी है, मिक्सी है, मतलब जो भी आप सामान जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो घर में जिसको फर्क पड़ता है उन चीजों से खरीदते समय कि भाई अभी पैसे हैं नहीं खरीदें, तो उसकी लाइफ भी सुगम होगी और उसका रहन सहन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और वो जो अपनी इनकम है, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो उस मनी को वापस मार्केट में लाएगा। तो ये एक रोलिंग इफेक्ट होगा और इससे हमें तरक्की होगी। देखिए एक लीडर का क्या काम होता है, लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना, लीडर लोगों को, देश के लोगों को दिशा दिखाना कि भाई राष्ट्र हित में क्या अच्छा है और उनके खुद के हित में क्या अच्छा है। अगर राष्ट्र मजबूत होता है, अगर कोई नीतियां राष्ट्र हित में होती हैं तो राष्ट्र के नागरिकों के हित में भी होती हैं। अब उन्होंने ऐसे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को पकड़ा, आपको मालूम है आते ही उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना उसका असर हुआ आप देखिए पूरे देश के अंदर। बिल्कुल, एक नारी शक्ति को कितना बड़ा बूस्ट मिला उससे। उसके बाद उन्होंने जच्चा बच्चा और कुपोषण को लेके किया, तो हमारा जेंडर भी रेशो भी इम्प्रूव हुआ, हमारी जो मृत्यु दर है बच्चों की मोर्टेलिटी वो भी इम्प्रूव हुई और सब तरह से वहां फायदा हुआ। फिर उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसका असर आज आप देश में देख रहे हैं। फिर उन्होंने वोकल फॉर लोकल ये शुरू में नारा दिया, उसका मतलब ये था भाई स्वदेशी पे ध्यान दो, स्वदेशी के लिए करो। लेकिन आज जब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं थ्रेशोल्ड पे, तो अब देश के प्रधानमंत्री देश की नागरिकों से कह रहे हैं कि भाई अब तैयारी कर लो। और उन्होंने बेचने वालों को भी कहा है कि आप कहिए हम देशी सामान बेचते हैं। और हर आदमी में इसमें एक राष्ट्रवाद, एक देश के प्रति एक प्यार ये पनप रहा है। और अगर हम देखिए बहुत बड़ा देश है भारत जो है, ये समझ लीजिए कि भारत और चीन की जो आबादी है और रूस की वो मिलके 40% है। मतलब 210 देशों में 3 देशों की आबादी 40% है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका तो बहुत अगर बड़ा हम अपने असर आप जरूर में आएगा। 100 देश हैं, अगर आप उस हिसाब से देखें शर्मा जी, तो हम अपने आप में 100 देश हैं, एक देश नहीं है। तो अगर हम अपना ही कंजम्पशन करते हैं, अपना ही प्रोडक्शन करते हैं और अपनी ही स्थिति को मजबूत करते हैं, तो हमारी तो स्थिति बहुत मजबूत होती, बहुत आगे जाएंगी, बहुत दूर। स्वदेशी पे जोर जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दूर की सोच यहाँ पर है, लेकिन उसका फायदा बहुत मिलता हुआ नजर आएगा। अमित गुप्ता जी लगातार बने हैं। अजय जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। अमित जी, जिस तरीके से लगातार हम जिक्र तो यहाँ पर इन सब चीजों का कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई नई चीज यहाँ पर आती है तो उसको लागू करने में कई सारी चुनौतियां भी फेस करनी ही पड़ती है। इस चीज में भी ऐसी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं? देखिएगा कि अगर कोई भी नया अवसर आता है तो अवसर के साथ चुनौतियां भी आती है। और जो जीएसटी का रेट रेशनलाइजेशन हुआ कि डेफिनेटली जो इंडस्ट्री है उनको इस नए स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में चुनौतियां होगी कि जो माल पड़ा हुआ है, मॉल्स में माल पड़ा हुआ है, दुकानों पे माल पड़ा हुआ है, उसके रेट लिस्ट नहीं आ जाएगी। काफी माल वापस जाके उसके ऊपर नई पैकेजिंग भी हुई है, तो ये चुनौतियां आएगी। पर चुनौतियों को ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि ये चुनौती ऐसी चुनौती है जिसमें देश हित ज्यादा होगा और जो हमारे कंज्यूमर है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, स्वदेशी का हमने काफी डिस्कस किया। अगर हम स्वदेशी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में स्वदेशी का जन्म हुआ। इस पॉइंट का जन्म हुआ जब 1904-1905 में स्वदेशी का जागरण हुआ कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, और विदेशी वस्तुओं की जलाई गई।
इसका कारण क्या था कि एक देश के अंदर चेतना पैदा करना था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, आज़ादी हमारा हक है, और वो हक हमें तभी मिलेगा जब इस देश के लोग डिपेंडेंट होंगे, अपनी वस्तुओं के ऊपर आत्मनिर्भर होंगे। तो माननीय मोदी जी ने आज का जो ये अपने स्पीच में डाला है कि स्वदेशी का हमें यूज करना चाहिए, ये केवल कोई नया विचार नहीं है, बट क्या कि समय के साथ साथ इन विचारों को फिर से लेके आना कि ये जो हमारे विचार रहे हैं, हमारे पूर्व काल में भी ये विचार रहे हैं, हमें इन विचारों के ऊपर फिर से मंथन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम मार्केट में कुछ भी परचेज करने के लिए जाए और ये देखें कि अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है हम उसको ही बाय करें। मैंने ये देखा है कि काफी मॉल में मैंने विजिट किया, मार्केट्स में मैं गया हूँ, वहाँ आप सेपरेट बोर्ड भी लगने लग जाइए भारत में निर्मित वस्तुएं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो देश की आम जनता उसके मन और दिमाग में जाएगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया कि स्वदेशी का आप मैक्सिमम उपयोग कीजिएगा। और मेरा मानना है कि जो दो शब्द है मोदी जी के, ये आने वाले दिनों के लिए एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म देगी। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार विस्तार से अपनी बात। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत ने तभी इम्प्रूव किया और भारत में क्रांति आई है जब भी भारत ने इस तरह का एक्शन लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, 65 में लाल गेहूं अमेरिका से आता था, अमेरिका ने थोड़ी सी नाकदरी की, तुरंत लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन खाना नहीं खाया, पूरे देश हिल गया। हरियाणा के किसानों, मध्य प्रदेश के मंदसौर के किसानों ने उसी दिन गेहूं दूसरे दिन से उगाना शुरू कर दिया और हम गेहूं में आत्मनिर्भर हो गए। गेहूं क्रांति हो गई, K68 जैसे गेहूं की आविष्कार हुआ। यही पोजीशन आपको बता रहे ईरान में हुई। ईरान इराक जब युद्ध हुआ तो दोनों देश तबाह हो गए। वहाँ क्या किया खुमैनी फैमिली ने, अभी खोमनई साहब ने क्या किया, जब इराक का और इजराइल से हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो मुहर्रम आती है, मुहर्रम चूँकि उसकी करबला इराक में और इसके पहले ईरान इराक युद्ध में भी उन्होंने क्या किया, उसी वक्त उस समय कुछ घोषणाएं कर दी और परचेजिंग मुहर्रम के दौरान बढ़ गई। ईरान और इराक की इकोनॉमी मेंटेन हो गई। इजराइल ने भी यही किया कि अपनी इकोनॉमी को, और ख़ास तौर से जैसे जिस समय बड़ा दिन होता है तो ईसाई कंट्रियों में क्या होता है कि उस दिन परचेजिंग ज़्यादा होती है, तो कंट्रियाँ भी उस कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष भी सहयोग करते। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में ग्वालियर में एक मेला लगता था जिसमें कार का टैक्स फ्री रहता था, तो बहुत लोग पूरे देश से लोग खरीदने आते थे और ग्वालियर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव माना जाता था। क्यों? चूंकि उस समय परचेजिंग पावर, मोदी जी ने ट्रंप का इक्का मार दिया है और आपको बता रहे हैं इसका भारत को फायदा मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले की, कई सालों पहले की बात, एक डिबेट में गोविंदाचार्य जी थे, मैं भी उसमें बैठा था। हालांकि गोविंदाचार्य जी बहुत बड़ी से, उनसे एक विदेशी पत्रकार ने पूछ दिया था, ये बताइए आप इंडिया के लिए स्वदेशी बता रहे हैं, लीगल इकोनॉमी डाउन हो गई, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का कोई रास्ता है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि वो स्वदेशी और कुटीर उद्योग को अपने आप परचेजिंग पावर बनाए। उसका रिजल्ट हुआ गोविंदाचार्य की कही हुई बात अमेरिका ने संज्ञान ली और ये बात उसी दिन से छपनी शुरू हो गई कि जापान में कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, और ये ने डॉलर को मात कर दिया। लीगल इकोनॉमी के बाद में वहाँ की इकोनॉमी ने इस चीज़ को किया और ये माना स्वदेशी की वजह से लीगल इकोनॉमी जो डाउन हो गई थी, डैमेज, ये चीज़ भारत ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी ढंग से समझ लिया। अगर काश ये भारत पहले समझ लेता, इसके पहले जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ये लगती नहीं। मानवर कई सरकारों के उसमें हुई है, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार, मगर मोदी जी के समय फाइनेंशियल वो नहीं लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ से आए थे, पूर्व भाजपा से, उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी इसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी की करने जा रहे थे, उन्होंने मिक्स इकोनॉमी की ताकि कुटीर हो रहे हैं। गांधी जी का सपना था, अगर गांधी जी से सच्चा कोई प्यार करता है तो मैं फिर कहूँगा मोदी जी 2 अक्टूबर को वो खुद अपने हाथ से सफाई करते हैं। उन्होंने दिखा दिया गांधी जी के असली सिद्धांतों को लेकर आए, हमारे कपड़े विदेश धुलने नहीं जाते हैं, ये उन्होंने साबित कर। और आपको बताया जो आज उन्होंने दिया है, चर्चिल ने भी यही किया था कि चर्चिल ने कह दिया कि जिस समय वहाँ की परचेजिंग पावर, जब जापान ने हमला किया तो उनका एल्युमिनियम दान कर दिए तो लोग चौराहों पे कर गए। वही पोजीशन भारत की क्रांति के दिन की शुरुआत कल नवदुर्गा से शुरू हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा रहा है। तनु जी, अगर हम कभी भी विदेश जाते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो लोग अपने देश की ही जो चीजें बनती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो या फिर कुछ और भी क्यों ना हो। लेकिन हम लोग ये देखा करते थे अब से कुछ साल पहले तक भी कि जो बाहर की
चीजें आती थी वो लोग हम बड़े ही शौक से इस्तेमाल करते थे और उनको बड़े अच्छा माना जाता था कि बहुत ही आधुनिक चीजें हैं और इसमें काफी सारी मतलब हम लोग उनकी खुद खासियत गिनाया करते थे। लेकिन अब ऐसा सरकार कर रही है, हम लोग को भी चीज सोचनी चाहिए कि हमें भी अपने भारत को आगे बढ़ाना है, तो हम भी अपने मेड इन इंडिया चीजों का ही इस्तेमाल करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पहले बाहर से चीजें आती थी और पहले क्या अभी भी जो बाहर से चीजें आती है उन्हीं को सबसे सर्वश्रेष्ठ कंसिडरेशन करा जाता है। ऐसा माना जाता है भारतीय घरों में कि नहीं, वो इम्पोर्टेड लग्जरी जो होती है वही सबसे अच्छी होती है। ये एक मानसिकता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत में बन रहा है वो लग्जरी नहीं है या भारत में बन रहा है वो सर्वश्रेष्ठ। वो ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। हम तो ये कहते हैं कि जो भले ही आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी यूज करना चाह रहे हैं, करें, लेकिन हमारे भारत की भी जो चीजें, स्वदेशी जो चीजें बन रही है विदेशों में, वो भी लग्जरी के रूप में जा रही है। आज हम वहां की चीजों को जितनी प्राथमिकता देना चाहते हैं दे रहे हैं, विदेशों में भी ऐसा ही है। आज स्वदेशी चीजों को विदेशों में अपनाया जा रहा है ऑर्गेनिक के नाम पर। आज जो ऑर्गेनिक चीजों के नाम पर भारत का जो स्वदेशी उत्पादन है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उसकी बहुत डिमांड है। वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सोच को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है, वो सोच धीरे धीरे एक हमारे सभी के मानसिक मानस में कहीं ना कहीं बैठ रही है। और वो सोच है स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ जो सोच है, ये एक मुहिम भी है, एक सोच भी है, और निश्चित रूप से आने वाले और 2-4 सालों में हम इसके जो परिणाम है बहुत ही पॉजिटिव देखेंगे। आज भी बहुत पॉजिटिव है, भविष्य में और मजबूती से इसको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फर्क तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आ रहा है। और खासतौर पर अमित जी, अगर हम घर की बात करते हैं तो लोगों का सपना होता है अपना घर बनाना, लेकिन हमेशा यही सुनते थे कि सीमेंट बहुत महंगा है और कम सीमेंट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब तो सीमेंट पर भी बहुत बड़ी छूट मिल रही है। सीमेंट के ऊपर जैसे कि आपको पता है कि पहले 28% जीएसटी था, जो कल से घटकर 18% आ जाएगा। तो लगभग 35 से 40 रुपए पर बैग, 50 केजी के बैग के ऊपर ये आपका प्राइस कम हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये सीमेंट इंफ्रा सेक्टर में और हाउसिंग के सेक्टर में एक नई क्रांति को लेके आएगा। हमारा गवर्नमेंट का भी ये मिशन है कि हर गरीब के पास अपना घर का मकान हो, तो उस मिशन को भी अचीव करने के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होगा। इसके अलावा अगर हम सीमेंट के अलावा भी हम बाकी चीजें देखें, जो आपकी कंज्यूमेबल गुड्स है, राइट, और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, टीवी है, आपका फ्रिज है, एसी है, उन सब के ऊपर भी जीएसटी का रेट अब 18% हो गया है। एसी के ऊपर जो पहले 28% था वो भी 18% हो गया है। तो इन सब चीजों का जो बेनिफिट होगा, एक आम आदमी के लिए सहूलियत होगी। अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी के केस में पहले काफी गाड़ियों के ऊपर 28% जीएसटी था, स्मॉल गाड़ी के ऊपर, जो कि एक मध्यम परिवार के लिए, मध्यम फैमिली उसको खरीदती थी। आज उस गाड़ी के ऊपर 28% से जीएसटी घट के 18% जीएसटी रह गया, तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए, 10 से 12 लाख रुपए तक की गाड़ी के ऊपर कम हो गया। इन दी सिमिलर मैनर जो हमारी मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उसके ऊपर भी जो 350 सीसी तक की 2 व्हीलर्स है, उनके ऊपर भी आपका जीएसटी का रेट 28% से घट के 18% रह गया है। आपके ट्रक है, लॉरी है और एम्बुलेंसेज है, बसेज है, उन सब के ऊपर जीएसटी का रेट 28% से घट के 18% रह गया है। तो मेरा ये कहना है कि जो ये रेट कट है, ये केवल एक रेट कट नहीं है, जीएसटी में संशोधन नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है और जिसका बेनिफिट इस समाज के, इस देश के हर नागरिक को मिलेगा। हमने ये भी देखा है कि जो आपके मेडिसिन, क्रिटिकल मेडिसिन है, डिजीज है, उन सब के ऊपर भी जीएसटी की रेट जो पहले 5 या 12% था, काफी मेडिसिन के ऊपर वो घट के 0% हो गया है और काफी मेडिसिन के ऊपर 12% से घट के 5% हो गया। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके लिए इलाज करवाना ही मुश्किल था, उसको इन क्रिटिकल मेडिसिन के ऊपर भी इतना हैवी जीएसटी पे करना पड़ रहा था, वो काफी कम हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जो जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है, वो एक नई मील का पत्थर साबित होगा। हमें पता है कि हमारे देश के अंदर कितने % पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है। अगर किसी फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है
तो वो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती है। उसको बहुत कहीं ना ज्यादा। कहीं दिमाग में ये बर्डन नहीं रहता कि उसकी अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो कैसे इलाज का खर्चा होगा। तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि आज इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी जीरो हो जाने के से जो सामाजिक ताना बाना है और सामाजिक दशा है व्यक्तियों की, वो भी सुधरेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बताया वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कल से बहुत बड़ा बदलाव आप सभी की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आने जा रहा है, क्योंकि कल से बहुत सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।